हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स जिनसे रिलेटेड मुझे कमेंट सेक्शन में कभी कभी रिक्वेस्ट भी आती है एंड कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा एसएमकेसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर इस चैनल में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, 2 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। एक बजाज फाइनेंस में हम लोगों ने कैसे 76% के रिटर्न कमाए प्रूफ के साथ यहाँ पे बताया है, वो ज़रूर देख लेना। एंड उसी के साथ साथ बाजार के ऊपर क्या खतरा है, बाजार कब गिरेगा, ऑपरेटर की क्या क्या चालें हैं, मार्केट भागने के बाद सब लोग भूल जाते हैं, वो कुछ चीज़ें हैं फैक्टर जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। सो ये दोनों वीडियो अगर आपको देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो और एक गजब का स्टॉक जो कि हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली हम लोग को ज़्यादा खरीदने को नहीं मिला, जिसका नाम है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया भी आप सभी लोगों को पता है, मैं 1000 के नीचे आप लोगों को बोला था खरीदने के लिए। 1000 के यहाँ पे खरीद लिया था, बाद में 950 के यहाँ पे, बट उससे बाद में वो नीचे ही नहीं आया। एंड उसके बाद वो स्टॉक लगातार भागते हुए हम लोग को देखने को मिला, जो कि आज हम लोग को 1680 पे देखने को मिल रहा है। सो ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस हमारे लिए मैटर नहीं करता है, हमारे लिए कंपनी मैटर करती है, कंपनी का बिजनेस मैटर करता है। एंड हम लोग ज़रूर कह सकते हैं जो ये कंपनी काम करती है बहुत ही शानदार नज़र आता है। सो उसी के बदौलत ये कंपनी आगे जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हो लंबी अवधि के निवेशक तो होल्ड कर सकते हो। अगर आपका टारगेट का जो मोटिव था वो अचीव हो चुका होगा तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे कि मुझे एक बहुत ही एक अच्छा कमेंट यहाँ पे देखने को मिला एफएल इंडिया से रिलेटेड, इसलिए मैंने सबसे पहले रखा कि किसी का टारगेट था कि उसने कहा था कि उसको एक सेलफोन चाहिए था और उसका प्राइस था 10,000, और उसका जो टारगेट है वो यहाँ पे फुलफिल हो चुका है एफएल इंडिया में भी, और उसने बजाज फाइनेंस फिनसर्व में भी H2B2 में भी निवेश किया था एंड उसीलिए उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो ऐसे लोग आगे बढ़ते क्योंकि उनका टारगेट क्लियर होता है। अगर आपका टारगेट क्लियर है कि आगे जाके आप कितना चाहते हो, तो आप लोग ज़रूर ये किसी को पूछोगे नहीं कि कब बेचना चाहिए। जब तक कंपनी अच्छी है वो आगे बढ़ती ही रहेगी। सो ये अपने टारगेट्स भी आप लोगों ने क्लियर करने चाहिए। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपका स्टॉक मार्केट में टारगेट क्या है, ऊपर आई बटन पे वीडियो देख लेना, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको मिस मत कर लेना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। यह स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा दिग्गज स्टॉक आज हम लोगों को थोड़ा सा नीचे जाते हुए देखने को मिला है। 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट है। एंड इसमें अगर अभी गिरावट भी आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग हो भी जाती है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सेम स्टोरी यही कहना चाहूँगा, अगर आपका टारगेट बहुत लंबा है, कोई लोग नीचे कमेंट भी करते हैं मैं तो इसको 5 साल तक रखना चाहता हूँ, 10 साल, तो आपने ही खुद जवाब दे दिया कि आप 5-10 साल वाले हो। अगर आपका पर्पस ही शॉर्ट टर्म का था तो ऑब्वियसली हम लोगों ने इसको 1000 में, उसके बाद 900 में खरीदा था, उसके बाद 800-700 का हम लोगों ने लेवल्स भी लगा के रखे थे, बट वहाँ तक नहीं गया था। सो अच्छा खासा हम लोगों को मिला था। अगर आपका टारगेट अचीव हुआ है तो ज़रूर आप लोग रिलायंस इंडस्ट्री को चाहो तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, फिलहाल उनका जो टारगेट है फ्यूचर ग्रुप, आप सभी लोगों को पता है फ्यूचर रिटेल जो कि बिग बाज़ार एक कंपनी है, उसी से रिलेटेड उनका बहुत कोशिश चल रहा है, क्योंकि उनका बिजनेस भी रिटेलिंग से रिलेटेड है, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बट यहाँ पे अमेजन बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे उनके जो डील है उसके बीच में एक रुकावट बना हुआ है। तो यही देखना है कि आगे जाके क्या होता है, ये सबसे बड़ा एक सस्पेंस यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स की। HDFC बैंक बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस दिया है, आगे भी जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके Q1 के नंबर आप सभी लोग पता है 18 जुलाई को यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाले। एंड ट्रेलर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। ट्रेलर के मुताबिक कंपनी के Q1 के रिजल्ट जो हम लोग सभी लोग कह रहे थे, हर पूरा मार्केट कह रहा था कि इस वक्त अच्छे नहीं आएंगे, बट जिस टाइप के उन्होंने यहाँ पे कस्टमर्स कलेक्ट किए, डिपॉजिटर्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं, उससे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट अभी Q1 के उम्मीदें उन्होंने बढ़ा दी है, खुद ही उन्होंने स्टैंडर्ड अभी हाई पे रख दिया है। सो ये देखने वाली बात रहेगी कि HDFC बैंक कैसा परफॉर्मेंस देता है। 18 जुलाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। अगर बैंक ने Q1 के रिजल्ट एज पर द एक्सपेक्टेशन पेश कर दिए तो ये ज़रूर अपना 52 वीक हाई तोड़ के भी आगे जा सकता है, क्योंकि इतने वर्स्ट कंडीशन में अगर ये परफॉर्मेंस है तो आगे इसको कौन रोक सकता है। तो यही देखने वाली बात रहेगी। बैंक तो बहुत गजब की आप सभी लोगों को पता है, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, तीनों बैंक बहुत ही शानदार है। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे येस बैंक की। येस बैंक से रिलेटेड एक ही कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं कोई यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, किसी को भी उन्होंने कुछ भी बेचने दो, लोन बेचने दो, यहाँ पे फंड रेजिंग की बात हो, यहाँ पे आप लोगों ने पैसा नहीं लगाना है। जिन लोगों ने भी यहाँ पे पैसा लगाया बुरी तरीके से अटके हैं, लॉकिंग पीरियड में भी अटके हैं, तो यही कहना चाहता हूँ इसको दूर से नमस्ते करना, क्योंकि बिजनेस मॉडल अगर मैं बात करूँ येस बैंक का फिलहाल इतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट चेंज हो चुका है, बट स्टिल हम लोग देख सकते हैं बाकी बैंक्स का परफॉर्मेंस एंड येस बैंक का परफॉर्मेंस, तो कंपेयर करने के बाद आसानी से समझ
समझ में आता है कि ये सस्ता ज़रूर है बट उतना वर्थ नहीं है खरीदने के लिए, सो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड। मैं वापस कर रहा हूँ, ये बैंक खराब नहीं है बट सबसे बड़ा इसमें जो प्रॉब्लम है 50% जो इन्होंने प्रोविजनिंग नहीं की है। अगर ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए बट वोडाफोन आइडिया को ही इन्होंने लोन दिया होगा, क्योंकि उन्होंने खुद इनडायरेक्टली बात कर दी थी कि अगर एक कोई कंपनी जिनको इन्होंने बहुत बड़ा हेवी लोन दिया है उसका 50% प्रोविजनिंग उन्होंने ऑलरेडी किया है बट बैलेंस 50% का क्या होगा। तो उन्होंने कहा अगर वो कंपनी बंद होती है तो डेफिनेटली कंपनी के जो प्रोविजनिंग है, जो कंपनी का टोटल हम लोग को बैलेंस शीट भी देखने को मिल सकता है, PNL, वो यहाँ पे डेटोरिएट हो सकता है। सो वोडाफोन आइडिया अगर बंद हो जाती है तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। फिलहाल तो आज ये बहुत अच्छा चल रहा है एंड मैं ये कहना चाहूँगा कंपैरेटिवली, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को सीधा सीधा बात बोल दी है, IDFC फर्स्ट बैंक से अच्छा अगर कोई बेटर चॉइस है तो मुझे ऐसा लगता है फेडरल बैंक। यस, एंड फेडरल बैंक 40 के नीचे भी आपको मैंने एक बार कहा था कि ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा था कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि मैंने खुद इसको 40 के नीचे थोड़ा सा क्वांटिटी उठा लिया था, एक्चुअल में बहुत बड़ी क्वांटिटी में उठाने वाला था बट Q4 के जो रिजल्ट है मैंने देखने के बाद वो मेरा डिसीजन मैंने बदल लिया है। सो Q1 के रिजल्ट में ज़रूर देखना चाहूँगा, वरना फेडरल बैंक मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले परफॉर्मेंस, जिस टाइप का ये परफॉर्मेंस दे रही है, आगे जाके ज़रूर टॉप 5 बैंक में भी बन सकती है अगर उन्होंने परफॉर्मेंस मेंटेन रखा तो कंडीशन अप्लाई होती है। बट ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही, इसका रिटेल सेक्टर से रिलेटेड जो उनका बिजनेस है बहुत ही शानदार चल रहा है। उसी के साथ साथ इनके NPS में भी हम लोगों को जब कोविड नहीं था तब परफॉर्मेंस हम लोग को बहुत ही शानदार, असेट क्वालिटी मेंटेन होते हुए देखने को मिली थी, NPS गिरते हुए, प्रोविजनिंग गिरते हुए देखने को मिली थी। तो यही परफॉर्मेंस क्या कंपनी Q1 में भी दिखाएगी, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के ध्यान रहेंगे। सो IDFC फर्स्ट बैंक से बेटर मुझे ऐसा लगता है कि फेडरल बैंक एक अच्छा खासा चॉइस हो सकता है। तो ये भी हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा बट उसके लिए रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। सो अब तक जिनके पास भी शेयर है तो ऑब्वियसली अभी आप लोगों ने होल्ड ही करना चाहिए। अभी अच्छी न्यूज़ आ जाने के बाद उसमें बेचने की कोई अकलमंदी नहीं है। इंडसइंड बैंक की बात करूँ तो मुझे अभी भी ये जो रैली देखने को मिल रही है इसमें मैं ज़्यादा नहीं गिरना चाहूँगा। प्रोविजनिंग से रिलेटेड जो बुक है ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। मे भी इसमें पहले था, बाद में मैंने एग्जिट कर लिया। कंपनी के जो प्रोविजनिंग थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते बढ़ते हम लोगों को देखने को मिला था एंड सही समय पे एग्जिट करने के बाद अभी ये स्टॉक हम लोगों को 500 के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी भी मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा। मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया, बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये 3 बैंक ऐसे हैं कि अगर कल गिरावट हो जाती है तो आप लोग वहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हो। बाकी बैंक्स थोड़े से रिस्की होते हैं एंड इंडसइंड बैंक तो कम्प्लीटली एक रिस्की यहाँ पे बेट हो सकता है। फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा, तो इसलिए मैं तो फिलहाल इसको इग्नोर करने के लिए बोल दूंगा। उसके बाद बजाज फाइनेंस, अभी आज मैंने सबसे पहले वीडियो इसी से रिलेटेड बना दिया था। बहुत ही शानदार शेयर है, होल्ड कर सकते हो। जितना लंबा आप खेलना चाहोगे ये आपके ऊपर है। आप 40% से खुश हो तो आप होल्ड कर सकते हो। अगर आप 400% से खुश होना चाहते हो तो बट ऑब्वियस आपको होल्ड करना पड़ेगा। एंड एक ही कहना चाहता हूँ कि जो ये लंबी अवधि का होल्डिंग होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है। मतलब ऐसा भी एक समय आएगा कि वापस मार्केट नीचे कभी ना कभी जाएगा तो वापस आपका जो होने वाला जो प्रॉफिट है वो आपको लॉस में भी देखने को मिल सकता है। बट वही असली खेल होता है कि अच्छी कंपनियां वापस आपको उसी रफ्तार से पैसा कमा के दे सकती है। ये भी उन्होंने प्रूव किया है, ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं चाहिए। कंपनी है बहुत ही बढ़िया एंड इन्होंने भी आज प्रूव कर दिया कि इनके भी Q1 के रिजल्ट, अभी मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा कि इनके Q1 के रिजल्ट कैसे रहेंगे। ट्रेलर इन्होंने भी दिखा दिया, HDFC बैंक से भी बेहतर मुझे ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस ने ट्रेलर दिखा दिया। सबसे बढ़िया अगर कोई मुझे बात लगी तो 5 लाख नए कस्टमर इस बैंक बजाज फाइनेंस इस कंपनी के NBFC के साथ जुड़ चुके हैं। लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, 17,600 करोड़ की कैश एंड इनके पास है, कभी भी वो उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते, इतना ज़बरदस्त लिक्विडिटी उनके पास है। सो इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद हम लोग कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस आगे बढ़ सकता है। एंड बजाज फाइनेंस दौड़ेगा तो आप सभी लोगों को पता है बजाज फिनसर्व भी दौड़ेगा, क्योंकि बजाज फिनसर्व के अंदर ही हम लोग को बजाज फाइनेंस भी देखने को मिलता है, क्योंकि इन्हीं के 52% से ज़्यादा के शेयर बजाज फिनसर्व ही होल्ड करता है। सो जब भी बजाज फाइनेंस में रैली आती है तो ये भी शेयर एक अच्छा खासा हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिलता है। एंड ये भी शेयर हम लोगों ने 450, उसके भी नीचे 5,000, 4,500 के आसपास यहाँ पे देखा था, जो कि अभी बहुत ही शानदार रैली पकड़े हुए देखने को मिला है। सो याद रखना H2B2 ये किसी भी नए खिलाड़ी के लिए ये बेस्ट फॉर्मूला रहता है, जो कि अच्छा खासा सेफली रिटर्न यहाँ पे कमा सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई डेट फ्री कंपनी, तो उसको भी आप लोगों ने होल्ड ही रखना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ तो SBI कार्ड में हम लोग को ज़बरदस्त रैली देखने के पीछे की वजह आप सभी लोगों को पता है। 5 इंडाइसिस में जगह मिलने के बाद तो किसी भी शेयर में रैली तो ज़रूर आएगी, जैसे कि HDFC लाइफ में भी हम लोग को रैली देखने को मिली थी। सो अभी भी मैं यही कहना चाहूँगा, मैं कोई अपनी स्टेटमेंट बदलता नहीं हूँ। मैं इनके Q1 के रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंतजार करूँगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत पसंद है, बट अभी की सिचुएशन को देख के Q1 के रिजल्ट के लिए इंतजार करना ये मुझे ठीक एक सटीक स्ट्रैटेजी लगती है। नोशनल लॉस हो गया चल जाएगा, रैली छूट जाएगी चल जाएगी, बट एक्चुअल लॉस नहीं होना चाहिए कि हाई लेवल पे खरीद के बाद में, फॉर एन एग्जांपल अभी आप खरीद लेते हो
एंड Q1 के नंबर्स बहुत ख़राब आ जाते हैं, एंड उसके बाद अगर वो गिरावट हो जाएगी तो इसी लेवल पे आएगा, ज़रूर आएगा, बट कब आएगा इसके लिए बहुत समय लग सकता है। तो इसीलिए मैं इंतज़ार ही करूँगा, रिजल्ट प्रॉपरली देखूंगा, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो एक अच्छा खासा डिसीजन ज़रूर साबित हो सकता है। IRCTC की बात करेंगे, इनफैक्ट इंडियन रेलवे का एक डिसीजन आप सभी लोगों को पता है, प्राइवेट जो प्लेन यहाँ पे, प्लेन नहीं ट्रेन चलाने की जो बात की है, तो उसके लिए जो फेयर रहेगा वो कौन डिसाइड करेगा? तो यहाँ पे फिलहाल इंडियन रेलवे शायद से ये जो पावर है वो जो प्राइवेट प्लेयर्स के जो ट्रेन्स रहेंगी उन्हीं को ये देने वाली है, ये बात सामने आ रही है। सो इसी से रिलेटेड आप सभी लोग पता है IRCTC अभी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेगा। फ्राइडे के दिन मतलब 10 तारीख को कंपनी के रिजल्ट भी है, तो रिजल्ट कैसे रहेंगे वो भी हम लोगों को ज़रूर देखना है। मेरी रिजल्ट से एक दिन पहले मैं आप लोगों को वीडियो भी पोस्ट करके बताऊंगा कि रिजल्ट किस टाइप के आ सकते हैं। एक्चुअल में क्या आएंगे वो तो 10 तारीख को ही देखने को मिलेगा, बट कैसे आ सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को एक यूनिक वीडियो रहेगा वो भी पेश कर दूंगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, तो आप लोगों को वो वाला वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो रुचि सोया की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली जो लोग बार बार यहाँ पे सवाल पूछते हैं उनको यही कहना चाहूँगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। रुचि सोया जो है लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। मैं तभी भी कहा था इसमें परफेक्ट लेवल वही रहता है जब इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाए। विदाउट ट्रेडिंग करोगे तो वो बोलते हैं ना एक सट्टा हो जाता है, गैम्बलिंग हो जाता है, उससे आप लोग कितना भी करोड़ों रुपए कमा लो उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वो एक गलत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है। ना आपको एक्सपीरियंस मिलता है, ना आपको कोई नॉलेज मिलता है, सिर्फ एक तुक्का होता है जो कि आपके पैसे बना लेता है। एंड आज आप लोग देख सकते हैं जिन लोगों का पोर्टफोलियो इतना हाई गया था अभी वो इतना नीचे आ रहा है, कोई अर्थ नहीं है। शायद से कल भी जंप करवा दे या फिर कंसिस्टेंटली 500 तक नीचे भी आए, किसी को भी नहीं पता है। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इसीलिए जो मैं बोलता हूँ ना, स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनाना है उससे अच्छा भी एक इंपॉर्टेंट होता है कि पैसा आप लोगों ने सेफ भी रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वरना एक बार आप अटक गए ना तो फिर आप अटक गए हो। तो स्मार्ट निवेशक बनना है तो यही मैं बताना चाहूँगा कि जब तक यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती, सेम चीज़ आलोक इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे सर कहाँ तक जाएगा, किसी को भी नहीं पता है। अगर पास्ट हिस्ट्री के मुताबिक देख लीजिए तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 100 के यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि BSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। शायद से यहाँ पे 4 रुपये तक भी आ सकता है, या फिर ये यहाँ से जंप करके 400 तक भी जा सकता है, ये किसी को भी नहीं पता है, ये एक तुक्का होता है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे स्टॉक्स में अगर आपको रहना है तो बहुत ही मामूली सा पैसा लगा देने का, कि अगर वो डूब भी गया तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा खुद का इसमें पैसा है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ये कल 500 तक भी चला जाए या फिर वापस 5 रुपये में आ जाए, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो निवेश किया है वो बहुत ही छोटा सा किया है। वैसे ही ट्राइडेंट लिमिटेड पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्या मैं करता हूँ? यस, डेफिनेटली करता हूँ। छोटा पैसा लगाने के लिए क्या जाता है। प्राइम सिक्योरिटीज़ करके एक स्टॉक था जो मेरा 4 रुपये में खरीदा था, वो बाद में चल गया, तो जितना भी लॉस था वो सब रिकवर करके अच्छा खासा पैसा भी मिला। तो ये एक्सपेरिमेंट में करता रहता हूँ, बट लॉजिक होना चाहिए। अगर आप विदाउट लॉजिक करोगे तो कोई मतलब नहीं है। एंड जो अमाउंट होना चाहिए वो मिनिमम एकदम, मतलब घूम भी गया तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक में आप लोग अगर देखोगे, ट्राइडेंट में भी सेम रूल अप्लाई करूँगा, जितना कम हो सके उतना ही लगा देना। स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि वर्स्ट में कोई बेस्ट पेनी स्टॉक है तो ट्राइडेंट ही यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है ITC। बहुत सारे लोग प्रेशर में वापस ITC में मार्केट भाग रहा है, बट ITC कंसिस्टेंटली नीचे 2.5% से ज़्यादा की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। वापस कहना चाहूँगा ये स्टॉक सिर्फ टेस्ट प्लेयर के लिए। जो लोग अभी अभी जो पूछ रहे थे क्या फ्रेश बाइंग करें, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग फ्रेश बाइंग मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट किया जाता है एंड बहुत स्लो भी चलता है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप में हिम्मत है इतना लंबा खेलने की तो ही आप इसमें पड़ जाना, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो इतना ख़राब नहीं, इतना बड़ा बिजनेस है। एंड ऑपरेटर भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जिन्होंने आधा अधूरा इस स्टॉक को ख़राब करके रखा हुआ है, वरना स्टॉक ऐसा इतना बुरा नहीं है। तो लंबी अवधि की पारी अगर आपको पसंद है तो ही आप इसके लिए विचार कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया सेम कहूँगा, ये भी कंप्लीटली एक गैम्बलिंग है। एंड अगर आपको गैम्बलिंग ही करना है, सट्टा ही लगा देना है, तो जितना कम हो सके उतना लगा देना। 100, 50, 200 जितना आपकी कैपेसिटी है। बेवकूफ़ी जैसी बातें मत करना 10,000 लगा दूँ क्या, अगर ये 10 का 20 हो गया तो मेरा 10,000 20,000 हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अगर ये कल 1 रुपया आ जाएगा तो आपका 10,000 भी खत्म हो जाएगा। तो यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। कल कंपनी रहेगी या नहीं इसके ऊपर भी पता नहीं है, शायद से केस स्टडी में भी फ्रेम हो जाए कंपनी है या नहीं, ये भी किसी को नहीं पता है। सो वही कहना चाहता हूँ कि रुचि सोया, आलोक इंडस्ट्री, इनसे आप क्या सीखते हो ये भी तो ज़रूरी है। तो यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे तुक्का मत लगा लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा देते हो तो शायद से आपको लॉस हो सकता है। एंड आखिरी स्टॉक जिससे मुझे अभी कमेंट सेक्शन पूरा भर जाता है, बिरला टायर्स में हम लोग फंस गए। सेम स्टॉक आपको दिखाना चाहूँगा, 6 महीने का चार्ट पैटर्न कंसिस्टेंटली अपर सर्किट की कहाँ तक चला गया देख लेता हूँ मैं। 50.60 तक चला गया एंड अभी आप देख सकते हैं 43 नीचे नीचे नीचे। ये लोअर सर्किट कब खुलेगा मुझे भी नहीं पता है, ये तो सिर्फ ऑपरेटर को पता है, वो कब वापस इस स्टॉक को भगा ले एंड कब वापस वहाँ पे स्टॉक को गिरा दे। सो हर वक्त आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में कितने सारे रिटेल निवेशकों को लूटा जाता है और ये चलता ही रहता है सिलसिला। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये चैनल खोला था, जहाँ पे
आप अगर 5 रुपया कम भी कमा लो तो भी चलेगा, बट आपका सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये मेरा एक सबसे बड़ा टारगेट होता है। सो ऐसे स्टॉक में अगर आप फॉलो करना चाहोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा एक रिस्की गेम खेल रहे हो, इतना ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और हर डेली बेसिस के ऊपर कितने सारे ऑपरेटर रिटेल निवेशकों को हर वक्त लूटते रहते हैं। सो यही कहना चाहूँगा, ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड करोगे तो ही बेहतर है। एंड इसमें अगर आपको फिर भी प्ले करना है तो जितना मिनिमम पैसा आप लगा सकते हो, जो अगर कल डूब भी गया तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आप लोगों ने खेलना चाहिए। अगर ज़्यादा अमाउंट लगा दोगे तो फिर पूरा खेल भगवान के ऊपर है, अगर वो बढ़ गया तो ठीक है, वरना तो पूरा पैसा डूब जाएगा। सो जितने स्टॉक्स थे मैंने फटाफट यहाँ पे कवर कर लिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़रा लाइक भी कर देना, बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते, एंड दोस्तों के सामने शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।